हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें यह भी चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें हम किस तरीके से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। हमारे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा है नहीं अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम फ्लो चार्ट मैप्स को प्रॉपर डाल पाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं खुद कमीशंस में कुछ कॉपियों को भी देख पाया हूँ, जब मैंने अपना जो है इंटरव्यू दिया था और मेंस की जब मैंने मार्क्स देखे तो मैं 2 बार कॉपी भी चेक करने गया हूँ, तो उसमें मैंने उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन होता है और यूपी स्पेसिफिक जो डाटा होता है वो आपके उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग में। इसके साथ साथ फ्लो चार्ट कितना बेटर है, आपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा है, और आपके क्वेश्चन में कितना डिसिप्लिन है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जो हमारी स्ट्रक्चर है कि इंट्रोडक्शन हमने प्रॉपर लिखा, बॉडी को प्रॉपर लिखा उसमें जो है, और कंक्लूजन को प्रॉपर लिखा, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मार्क्स लाने में। तो इसीलिए हमें यूपी स्पेसिफिक लिखना है, हमें मैप फ्लो डायग्राम का यूज करना है, हमें प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होलिस्टिक होना चाहिए, मल्टीपल डायमेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा आयामों को कवर करते हुए होना चाहिए। तभी हम 125 का जो हमारा मार्क्स का टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। और मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को समाहित किया है अपने क्वेश्चन में, इसलिए जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन की क्वालिटी आपको किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं मिलेगी। ये सारे एस्पेक्ट मैं अपने क्वेश्चंस में जो आपको डिस्कस करता हूं उसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि जो वाराणसी है वो किस तरीके से एक डिस्टिंक्ट पोजीशन रखता है इंडियन कल्चर में, रिलीजन में और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक वाराणसी के ऊपर जो है प्रयागराज आ गया है, कई बार ये चीजें आपकी चल रही है। वाराणसी भी एक इंपॉर्टेंट जो है सिटी है। अब हम जो है ज्योग्राफी में पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिटी को कवर करेंगे, हम हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी को कवर करेंगे, जैसे आपका वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, अलीगढ़ भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, आगरा इंपॉर्टेंट सिटी है। हम 4-5 इंपॉर्टेंट सिटी, लखनऊ एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि वो कभी भी पूछ सकता है, उन वाली चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वाराणसी के बारे में आज हम बात करते हैं। और जब इसने कहा कि इसकी संस्कृति के बारे में बताइए, इसके धर्म से रिलेटेड और अर्थव्यवस्था, तो इसमें 3 पॉइंट इसने हमसे पूछा है और तीनों एस्पेक्ट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, तीनों आयाम को अलग अलग खोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन हम दिखाएंगे ब्रॉडर एस्पेक्ट को, हमें वाराणसी की बात करनी है, वाराणसी के पीछे बैकग्राउंड में जाके हम जो है इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वाराणसी के पीछे हम गए हैं, हमने कहा वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन सिटी है, लगभग 3000 साल पुराना सिटी। ठीक है, और पहली बार अगर हम देखें तो वाराणसी का जिक्र आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा, ऋग्वेद के अंदर। और इवन लेटर ऑन आपका जो स्कंद पुराण है उसमें तो स्पेसिफिकली आपको काशी का जिक्र देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसमें हम इवन ऋग्वेद और इवन जो है आपका पुराणों में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। भारतीय सभ्यता और वैदिक परंपराओं का पालना रहा है, जितनी भी भारतीय मतलब एक तरीके से हमारी संस्कृति है, हिंदू कल्चर जो है और जो वैदिक कल्चर का पूरा कंप्लीट ट्रेडिशंस या डेवलपमेंट आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो ये भी हम इसमें कह सकते हैं। और एक पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित नगर है जो सांस्कृतिक विरासत और महत्ता को हमेशा समाये हुए हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि वाराणसी इतना ओल्ड सिटी है, ठीक, और उसके साथ साथ इसकी पवित्रता भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के तट पे स्थित है और बहुत प्राचीन है, और हमेशा से ही वैदिक संस्कृति या हिंदू संस्कृति का सेंटर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम
वाराणसी की जो इंपोर्टेंस है, विशेषता दिखाने से पहले उसके ऊपर हम एक मैप बनाएंगे वाराणसी का लेके, और उसमें कुछ की पॉइंट दिखाएंगे ताकि हम क्या देने जा रहे हैं वो हम यहीं रिप्रेजेंट कर दें। तो जो एजुकेटर होगा जब वो चेक करेगा वो इन सारी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करता है। इससे हमारा नवाचार हो रहा है। हम अपनी जो भी लिखने जा रहे हैं उसके की पॉइंट्स हम यहीं दे देंगे तो वो यहीं बेटर तरीके से समझ जाएगा, उसके लिए आसानी होगी। जितनी हम क्वेश्चन में ईज और आसानी क्रिएट करेंगे एजुकेटर के लिए, जितना वो हमारे की पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है उतना ही वो हमें मार्क्स देता है। मेरा अनुभव यही है इसको लेके। तो अब हमने देखा कि भाई ठीक ये वाराणसी है, यूपी का मैप बना सकते हैं, उसमें हम दिखा सकते हैं वाराणसी कहाँ है, ये राजी वाराणसी। अब वाराणसी की कुछ की पॉइंट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स में, वो हम यही दिखा देंगे। जैसे सबसे प्राचीन शहर ऋग्वेद को लेके, ठीक है, तो ऋग्वेद से लिंक है आपका, ये हम इसमें कह सकते हैं कि एक प्राचीन शहर है जो ऋग्वेद से संबंध रखता है या पुराण से संबंध रखता है। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्राचीन घाट हैं, वर्ल्ड के सबसे प्राचीन घाटों में गिना जाता है। बनारस सिल्क की साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है वाराणसी, इसे जीआई टैग मिला हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंदर भी शामिल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी बड़ी फेमस है और अभी भी हमारे, क्योंकि जो बनारस है वो प्राचीन टाइम से ही एक एजुकेशन का सेंटर रहा है, अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। रामनगर रामलीला, रामनगर की रामलीला, वाराणसी और काशी की जो रामलीला है वो भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो ये और इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंस बताते चल रहे हैं उसमें की पॉइंट्स में। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में है उसमें से एक ये है। इसके अलावा G20 कल्चरल समिट भी यहाँ हुई थी, जो इसकी आज की जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स, आज की भी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सारनाथ बुद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल। तो इस तरीके से हमने वाराणसी में 8-10 की पॉइंट्स पहले दिखा दिए कि किस तरीके से वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चरल एस्पेक्ट्स में, रिलीजियस एस्पेक्ट्स में और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है हम तीनों उसको खोलेंगे। पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किस तरीके से वाराणसी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सांस्कृतिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स में हम देखें तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई सबसे एक प्राचीनता और निरंतरता यहां हमेशा से अवेलेबल है। अभी हमने पहले भी बात की थी, यहां भी थोड़ा सा और इसे डिस्कशन करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि वाराणसी की जो संस्कृति है ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है और यहां पर बहुत पुराने घाट हैं जिसमें आज भी वही सांस्कृतिक परंपरा, वही पूजा, वही तरीके आज भी देखने को मिलते हैं। और इसके कंटेक्स्ट में हम एक उदाहरण देंगे। अब ये दोनों घाटों का उदाहरण देंगे कि इस पे दैनिक जो गंगा आरती होती है वो विश्व भर के पर्यटकों को आज भी आकर्षित करती है, या सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस को आज भी दिखाती है जो यहां गंगा आरती होती है इन दोनों घाटों के ऊपर। अब इस तरीके से हमने इसमें यूपी स्पेसिफिक चीज डालनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब हमने दिखाया कि देखो प्राचीन तो है ही, लेकिन साथ में आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो वे घाट एग्जिस्ट करते हैं जहां आज भी जो है जो पूजा हो रही है गंगा की वो बड़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, कला, शिल्प और संगीत। जब हम बात करेंगे संस्कृति की तो भाई कला की बात भी होगी, शिल्प की बात भी होगी और संगीत की बात होगी, क्योंकि संस्कृति के एस्पेक्ट्स में ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कला के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हमेशा से आपका जो है जो बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी में जो बनारस घराना है वो बनारस घराना संगीत और संगीत के लिए, कला के लिए बहुत ही फेमस रहा है। तो वही हम यहाँ वो करेंगे कि भाई जो प्रसिद्ध बनारस घराना है जिसने हमेशा से बहुत सारी संस्कृति को सजा कर रखा है, इसमें एक दो उदाहरण भी देंगे। जैसे हमारे पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसे महान कलाकार या सांस्कृतिक विरासत वाले लोग यहां उत्पन्न हुए हैं। तो हमने और ज्यादा डेप्थ में जाना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। हमने कहा भाई देखो यहां घराना तो है ही बनारस घराना, लेकिन उसके एक दो कलाकार जो फेमस हैं बिस्मिल्लाह खान जैसे, या आपका जो है पंडित
रविशंकर, इसका नाम ले दोगे आप उदाहरण रख के तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें शिल्प के रूप में, तो हमने कला और संगीत बता दी, शिल्प के रूप में भी ले लो तो बनारस सिल्क साड़ियां जिसे जीआई टैग में मिला है, ये भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो विश्व भर में इस तरीके से जो बनारस की संस्कृति है वो लगातार आपके शिल्प के रूप में भी जो है कंटिन्यू विराजमान है। तो इस तरीके से हमने सांस्कृतिक एस्पेक्ट्स में से बताना शुरू किया और हर जगह एग्जाम्पल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। अब अगला इंपॉर्टेंट आता है संस्कृति के रूप में शिक्षा। बनारस हमेशा से या वाराणसी हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, प्राचीन काल से ये जो है शिक्षा का केंद्र रहा है एक तरीके से। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आज के टाइम में वो लगातार इसे विज्ञान, दर्शन, अध्ययन, संस्कृत जैसी भाषाओं के रूप में आज भी इसे कंटिन्यू मेंटेन किए हुए है। ये वाली चीज हम इसमें बात कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति मात्र उत्तर प्रदेश या देश तक ही वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तरीके से विश्व में एक सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के रूप में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आपकी G20 कल्चरल समिट में भी आप देख चुके हैं, और जब हमारी चाइना और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो जो हमारी SCO की समिट हुई थी उसमें भी ये दोनों एक तरीके से कल्चरल सिस्टर के रूप में, उधर आपका बीजिंग और इधर आपका जो है बनारस, दोनों को एक तरीके से एक सांस्कृतिक सिस्टर के रूप में भी जो है प्रचारित किया गया था। तो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर सांस्कृतिक रूप में सॉफ्ट पावर के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में बनकर उभरता है, जो न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि वरन पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में और सॉफ्ट पावर के रूप में इस्टेब्लिश होती है। तो बहुत अच्छी बात है। त्योहार और मेले भी ले लेंगे, क्योंकि जब संस्कृति की बात करेंगे तो कुछ त्योहार और मेले की भी बात करेंगे। रामलीला बड़ा फेमस है, दीपावली बहुत फेमस है यहाँ की। तो इसमें हम एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि जो रामनगर की रामलीला है वो हमने पीछे भी मेंशन किया, वो यूनेस्को के द्वारा एक हेरिटेज साइट के रूप में, एक अमूर्त सांस्कृतिक के रूप में भी फेमस हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे एक संस्कृति के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। अब धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी इसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो हम अगर आप कहें तो भारत की एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में ये बड़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है, एक तो ये उसका प्लेस है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर बड़ा फेमस रहा है पहले से। गंगा के जो घाट हैं ये भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो हमेशा से ये एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में रहा है भारत में। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से बहुधार्मिक महत्व भी रखता है। इसमें केवल हिंदू संस्कृति ही नहीं, वो तो हमने बात कर ही चुके हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की संस्कृति की हम बात करते हैं तो यहाँ सारनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, जो पहली बार जो है एक तरह से भगवान बुद्ध से लिंक है। जैन और सिख विरासत भी यहाँ देखने को मिलती है। और आपका जो है अगर हम जैन के कंटेक्स्ट में देखें तो पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका यहाँ बर्थ हुआ था, उनका भी जो है एक जैन मंदिर बड़ा यहाँ फेमस है। तो पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, और इसी तरीके से सिख संस्कृति से भी लिंक है, जैन से भी लिंक है और बौद्ध संस्कृति से भी लिंक है। तो बहुसांस्कृतिक महत्व हमें यहाँ देखने को मिलता है इस सिटी का। आगे बढ़ते हैं अब आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वाराणसी के आर्थिक महत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये तीर्थ आधारित अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा है। तीर्थ आधारित अर्थव्यवस्था, हाँ, क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज है, ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी हिंदू या हिंदू से रिलेटेड, बौद्ध, जैन, इस तरह के जो भी आपके धर्म हैं उनसे रिलेटेड लोग यहाँ आते हैं, एक तरीके से इसमें और पर्यटन के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर 2024 का डाटा देखें हमें उत्तर प्रदेश की जो है जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी साइट के अकॉर्डिंग अगर हम 2024 के डाटा को देखें तो लगभग 80 मिलियन से अधिक देश और विदेश के पर्यटकों ने वाराणसी का भ्रमण किया। तो ये एक पर्यटक केंद्र के रूप में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद हथकरघा और MSMEs बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि देखो यहाँ की जो आपकी बनारसी साड़ीज हैं
ये बड़ी फेमस है, ठीक है। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर भी जो है अपने आप में आती है, तो इसका लगातार प्रचार हो रहा है। शहरी अर्थव्यवस्था और अवसंरचना के बारे में बात करेंगे। यहाँ बहुत तेजी से शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वाराणसी डेवलप हो रहा है, क्योंकि विश्व जो आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ आपने सुना होगा, इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। और साथ साथ में यहाँ आपको एक तरीके से हवाई अड्डा, रेलवे, ये सारे ये जो है इंटरनेशनल जो है हवाई अड्डा भी यहाँ स्थापित हो चुका है। तो इस तरीके से ये एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है अगर आप इसे देखें तो इस तरीके से एक तरीके से अर्बन सिटी, एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में भी वाराणसी लगातार उभर रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा ये क्षेत्रीय विकास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम देखें तो जो जो आपके वो हैं वाराणसी हैं, तो वाराणसी वाले एरिया के पास अगर हम देखते हैं तो वाराणसी की वृद्धि का साकार हम देखते हैं। चंदौली, वाराणसी, इस तरह के जो भी आसपास के एरिया हैं वो इसमें देखे जाते हैं। और सॉरी, इसमें जो है कुछ चीज़ें शायद गड़बड़ लिखी गई हैं, ये बाय मिस्टेक हो गई है, इसको आप जो है यहाँ से कट कर दीजिएगा। ये लखनऊ वाला चीज़ भूल से इसमें डाल दी गई है, शायद ये लखनऊ से रिलेटेड है, आपका SCR रीजन, वाराणसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, इसे आप जो है मेंशन नहीं करिएगा, ये बाय मिस्टेक आपका डल गया है। तो वाराणसी का जो क्षेत्र है, तो वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो वाराणसी का आसपास का क्षेत्र ये भी आपके एरिया नहीं आएंगे। तो वाराणसी हो गया, वाराणसी के अंदर आपका चंदौली हो गया, ये चलेगा, चंदौली हो गया, जौनपुर हो गया, ये आप क्षेत्र डालिएगा। ये मिस्टेक से शायद यहाँ डाला हुआ, मिस्टेक से डल गया है सारा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें चंदौली है, उसके अंदर आपका जौनपुर जैसा एरिया है। तो ये एरिया जो अभी तक जो है उतने डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन वाराणसी के डेवलपमेंट से इन एरिया में भी डेवलपमेंट का प्रचार और प्रसार तेजी से हो रहा है। तो एक तरीके से रीजनल डेवलपमेंट या क्षेत्रीय विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट कैपिटल रीजन वाला चीज बाय मिस्टेक इसमें डल गई है। स्टेट कैपिटल रीजन वाला आपका लखनऊ में आएगा, वहां भी एक तरीके से लखनऊ एक क्षेत्रीय विकास के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन ये स्टेट कैपिटल रीजन ना हो, लेकिन उसके बाद भी कल्चरल कैपिटल तो है, तो कल्चरल कैपिटल के रूप में जो डेवलप हो रही है और उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो अपने आसपास के रीजन जैसे आपका चंदौली वाला एरिया हो गया, जौनपुर वाला एरिया हो गया, इसमें जरूर डेवलपमेंट का काम ये कर रहा है। कृषि व्यापार के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो वाराणसी जो है ना, हमेशा से प्राचीन काल से एक जो है ट्रेड सिटी के रूप में फेमस रहा है। और ये हमेशा जो है अगर आप देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि उत्तरापथ मार्ग के का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो उत्तरापथ मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, इसीलिए यहाँ कृषि उपज, फूल, फल, सब्जियों के लिए ये हमेशा एक व्यापार केंद्र के रूप में रहा है। प्राचीन काल से पहले भी था और आज भी जो है ये व्यापार केंद्र के रूप में ऑलरेडी स्थापित है अपने आसपास के क्षेत्र में। तो फिर हम फाइनली कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि G20 सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन हुआ। इस तरह के आयोजन ने, या हम चाहें तो SCO में भी डाल सकते हैं कि SCO की एक तरीके से कल्चरल सिटी के रूप में भी इसे इस्टेब्लिश किया गया था, दोनों डाल दो आप, के माध्यम से वाराणसी को एक प्राचीन विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। और इस तरीके से हमारी एक तरीके से जो सांस्कृतिक विरासत है या धरोहर है उसे वाराणसी इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और चाहे तो हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि पर्यटन के विकास में भी यह लगातार सांस्कृतिक, स्पेशली सांस्कृतिक पर्यटन के विकास में भी यह महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे G20 से लिंक करके, SCO से लिंक करके इंटरनेशनल एरिना पर वाराणसी की एक सांस्कृतिक विरासत को दिखा सकते हैं और इस तरीके से आप इसे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने वो लगभग सभी आयाम डाले हैं जो किसी भी क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए। आपका इनोवेशन चाहिए, मैप के थ्रू वो करने की कोशिश की गई है। यूपी स्पेसिफिक चाहिए, तो यूपी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल डाले गए हैं हमने यूपी के स्पेसिफिक लेके। इसके साथ साथ हमने इसे सभी डायमेंशन कवर करने की कोशिश की है। ईच एंड एवरी डायमेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा आयामों को खोला गया है इसके अंदर। कंक्लूजन भी ऐसा बनाया गया है जो आज के टाइम में इंटरनेशनल एरिना से लिंक होता है। इंट्रोडक्शन भी ऐसा बनाया गया है जो इसकी बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, आप जो है राइटिंग को कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।